सोनाली, सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की अर्थव्यवस्था को लेकर आई एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में। ताजा रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा अनुमान सामने आया। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक इस साल दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय करीब 5.31 लाख रुपए रहने की संभावना जताई गई है। अब सवाल यह है कि इसका आम आदमी पर क्या लेना देना होगा, क्या असर होगा, ये भी जरा हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। बसंत, दरअसल प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है शहर की कुल कमाई को उसकी आबादी से बांटने पर जो औसत निकलता है, यानी कि ये एक औसत आंकड़ा है, ना कि हर व्यक्ति की असली कमाई है ये। और ये अनुमान जो लगाया गया है वो ऑन एन एवरेज लगाया गया है। अब ऐसे में 5.31 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय राजधानी दिल्ली की निकल कर आ रही है। इसके आम भाषा में अगर बोलचाल के नजरिए से अगर मैं समझाऊं दर्शकों को, तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल राज्य ने पूरे साल में जितनी भी कमाई की है उसको डिवाइड कर देंगे आप पॉपुलेशन से कि टोटल पॉपुलेशन उस राज्य की कितनी है। फॉर एग्जांपल अब 5,31,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय सालाना आई है, यानी कि दिल्ली का हर नागरिक जो काम करता है वो 5,31,000 रुपए एक साल में कमाता है। अब इकोनॉमिक सर्वे में ये अनुमान लगाया गया है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा इतर भी होती है। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि 5,31,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय हर साल अगर एक व्यक्ति इतना कमाएगा जो कमाने के लिए निकलता है, कई व्यक्तियों की आय इससे बहुत ज्यादा कम भी होती है। कई व्यक्तियों की आय 4 लाख सालाना होती है, 3 लाख सालाना होती है, और कई व्यक्तियों की आय भी इससे बहुत ज्यादा भी होती है, 10 लाख रुपए पर एनम के पैकेज तक होते हैं। तो होता ये है, फॉर एग्जांपल अगर 3 बंदे काम कर रहे हैं, उसमें से कोई एक 7 लाख रुपए कमा रहा है और दूसरा व्यक्ति उसमें से 6 लाख रुपए कमा रहा है, 7 और 6 हो गए 13, और तीसरा व्यक्ति 2 लाख रुपए कमा रहा है, टोटल 15 हो गए, और 15 को 3 से डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि ऑन एन एवरेज 5 लाख रुपए निकल कर आता है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देखें तो तीनों व्यक्ति, हर एक व्यक्ति 5-5 लाख रुपए कमाता है, लेकिन उसमें आय का डिफरेंस जो मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बताया, कोई 7 कमा रहा है, कोई 6 कमा रहा है, कोई 3 कमा रहा है। लेकिन जब आप एवरेज निकालते हैं तो एक एवरेज निकल कर आता है कि किस व्यक्ति ने कितना कमाया। तो ये कोई सटीक आंकड़ा नहीं है, ये प्रति व्यक्ति आय का अनुमान है। लेकिन हाँ, जब प्रति व्यक्ति आय जो है वो बढ़ती है तो इसका सीधा मतलब है कि राज्य की कमाई जो है वो बढ़ रही है। इस अनुमान से अब ये जरूरी संकेत मिलता है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और आय में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन साथ ही ये भी समझना बेहद जरूरी है कि इस औसत के पीछे आय में असमानता की तस्वीर भी छिपी हो सकती है, यानी कि कुछ लोगों की आय ज्यादा और कुछ की कम हो सकती है, तभी ये औसत बनता है। बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जब भी बजट किसी राज्य का हो या फिर देश का हो, सबसे पहले उसमें इसी चीज की बात होती है कि प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा कितना ज्यादा बढ़ा है। अब वो एक आप कह सकते हैं कि एक साइन होता है, एक इंडिकेशन होता है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था क्या बढ़ रही है, किस रफ्तार से बढ़ रही है। और आम आदमी से तो सीधा इसका लेने देना ये है कि अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो इसका मतलब जो दिल्ली की आय है वो बढ़ रही है, इसका मतलब रेवेन्यू जनरेट ज्यादा हो रहा है। अब ऐसे में आम जनता पर इसका सीधा असर ये हो जाता है कि प्रति व्यक्ति आय अगर सीधे तौर पर बढ़ती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी की एक जो लाइफ होती है उसमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम काम करते हैं, हर महीने हम आते हैं ऑफिस में कमाते हैं, और उसमें थोड़ा बहुत इजाफा होने के जो चांसेस हैं वो आने वाले बजट में देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इसी हिसाब से बजट को फ्रेम किया जाता है। और अब क्योंकि पिछले साल जो बजट रहा उससे कुछ ज्यादा ही अब दिल्ली की जनता को देखने को मिलेगा, और आज का दिन तो वैसे भी खास है। तो अब देखने की बात यह है कि आज का जो बजट पेश किया जाएगा वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण तो होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन उसमें इजाफा कितना होता है इस पर सभी की नजर है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मुझे लगता है कि जो बजट है वो पेश किया जाएगा। आप इस पर क्या सोचती हैं? बिल्कुल, अब बजट है, ऐसे में लोगों को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। अब देखने वाली बात है कि जो दिल्ली की जनता चाहती है, क्या सरकार की जो बजट है क्या वो उन उम्मीदों पर खरा उतर पाते हैं या फिर नहीं।
बिल्कुल। और साथ ही अब प्रति व्यक्ति आय को लेकर हमने आपको एक सीधा सा लॉजिक समझाया है कि ये ऑन एन एवरेज कमाई निकाली जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी हर साल 5,31,000 रुपए कमाएं। हो सकता है कि आप इससे बहुत ज्यादा कमा रहे हो सकता है आप इससे बिल्कुल थोड़ा ज्यादा कमा रहे हो, 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए प्रति वर्ष। हो सकता है कि आपकी आय इससे कम भी हो, यानी कि सालाना हो सकता है कि आप 5,31,000 से कम भी कमा रहे हो, लेकिन ये आपका एक ऑन एन एवरेज जो भाग निकल कर आता है दिल्ली के ओवरऑल पॉपुलेशन से जब डिवाइड किया गया दिल्ली के ओवरऑल पर एनएम की इनकम को, जो पूरे राज्य की कमाई, पूरे राज्य ने कितना कमाया, राजस्व कितना है, कितना राजस्व राज्य ने जुटाया, वो तमाम चीजों को भाग कर दिया जाता है पॉपुलेशन से, जिसमें आप भी एक भाग होते हैं। तो उसके हिसाब से प्रति व्यक्ति आय निकलकर देखने को मिलती है। तो चलिए अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और जैसे कि आपने जिक्र किया अभी बजट का, ऐसे में उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि लोगों की क्या उम्मीद है और सरकार क्या क्या लोगों को आज खास दे सकती है, सौगात दे सकती है, उस पर भी जरा हम बात कर लेते हैं। और सोनाली ने जिस खबर का जिक्र किया, जिस बात का जिक्र किया, वो है बजट। और आज दिल्ली में सभी की निगाहें विधानसभा के उस पटल पर रहेंगी जहां से आज दिल्ली का बजट फ्रेम किया जाएगा। दिल्ली के भविष्य की दिशा को तय करने वाला आज का सबसे बड़ा दिन है, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि राजधानी को मिलने जा रहा है विकास, हरियाली और एक नई योजना का बहुत बड़ा तोहफा। तो आज दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बजट पेश करने जा रही हैं, अपना दूसरा बजट पेश करेंगी। और उसके थीम की अगर बात करें बसंत, तो उसकी थीम है विकसित दिल्ली और हरित दिल्ली, यानी कि दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए, एक ग्लोबल सिटी के तौर पर उसे और अच्छे से बनाया जाए और उसी के साथ साथ ग्रीन दिल्ली बनाया जाए। अब ई इलेक्ट्रिसिटी जो व्हीकल्स हैं उस पर जो फोकस है उस पर रहेगा और साथ ही साथ दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाया जाए, इस पर भी इस बजट में फोकस रह सकता है। तो बजट का विजन क्या है वो भी जरा हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि सोनाली ने बताया कि विकसित दिल्ली हरित दिल्ली इस बार जो है वो एक थीम रखी गई है इस बजट की। इसमें सीधे तौर पर संकेत है कि इस बार दिल्ली को हरित बनाने के लिए, यानी कि दिल्ली को ग्रीन बनाने के लिए भी काम होगा। और इस बार का बजट सिर्फ आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है भाई, और क्योंकि बल्कि दिल्ली को एक मॉडर्न, क्लीन और ग्लोबल सिटी बनाने का एक रोड मैप भी आप इसे कह सकते हैं। बजट को लेकर आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश किया गया वो हमने अभी आपको बताया, उस हिसाब से तो भाई दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय जो है वो 5.3 लाख रुपए रहने की संभावना है। सूत्रों की माने तो बजट का जो आकार है 1 लाख करोड़ के पार जा सकता है। सुना बिल्कुल। और फोकस 3 बड़ी चीजों पर, बड़ी प्राथमिकताओं पर रहने वाली है। प्रदूषण खत्म करना, क्योंकि जिस तरीके से देखने को मिलता है दिवाली के बाद की अगर हम बात करें तो प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि AQI जो है वो 500 तक पहुंच जाता है। वैसे में इस पर फोकस किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को और उसका विस्तार किया जाए, इस पर भी फोकस किया जाएगा और साथ ही साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए, इस पर भी फोकस किया जाएगा। और इसी के साथ साथ ग्रीन दिल्ली का आपने अभी जिक्र किया, तो ग्रीन दिल्ली सबसे बड़ा फोकस रहने वाला है। अब प्रदूषण पर किस तरीके से काम किया जा सकता है इस बजट में अब देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। और एक क्लीन दिल्ली तो इसलिए भी सरकार के मुझे लगता है कि पूरे कार्यक्रम में शामिल है ना, क्योंकि देखिए ग्रीन दिल्ली का सपना तो सभी देखते हैं। जब लोग दिल्ली में आते हैं तो भाई लोगों के मन में एक संशय होता है कि मास्क लगाकर जाना पड़ेगा। अगर दिल्ली में आपको, अगर बाहरी राज्य से आ रहे हैं, 1 हफ्ते के लिए आपको दिल्ली में रहना पड़ जाए तो कम से कम आप ये सोचते हैं कि भाई मास्क लगाकर रहेंगे 1 हफ्ते तक। हम एक पोल्यूशन वाली सिटी में जा रहे हैं और भाई क्योंकि दिल्ली को सबसे पोल्यूटेड सिटी का भी खिताब मिल ही चुका है। और आने वाले समय में पोल्यूशन पर किस तरीके से बजट वार करेगा तो देखने की बात है, लेकिन सरकार ग्रीन बजट के जरिए बड़े फैसले जरूर ले सकती है। पूरी दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार तो पिछले कुछ समय से आप देख ही रहे हैं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार इसे बढ़ावा भी दे रहे हैं। चार्जिंग स्टेशंस को मजबूत करना है, ये नेटवर्क पूरा बैठाना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों को मुझे लगता है कि सोनाली मेन लाइन में आप जब ही ला पाएंगे जब आप उससे कंपैटिबल चीजें पहले मार्केट में उतारे। फॉर एग्जांपल जब हमने देखा था CNG वाहन आए तो सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि भाई CNG स्टेशंस नहीं होते थे, और उसके बाद CNG स्टेशंस का विस्तार हुआ। हम आप देख रहे हैं हर दूसरी तीसरी गाड़ी आपको CNG नजर आएगी रोड पर, क्योंकि उसकी एवरेज भी ज्यादा है और वो इको फ्रेंडली भी है। तो मुझे लगता है इसी तरीके से इलेक्ट्रिक
जो व्हीकल होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल अब धीरे धीरे आना शुरू हो रहे हैं। इसे बढ़ावा देने की कोशिश में भी सरकार है और धीरे धीरे चार्जिंग स्टेशन जो है उनको भी बूस्ट अप किया जा रहा है, ताकि और आने वाले समय में ये सच्चाई है कि पेट्रोल और डीजल की वाहनें मुझे लगता है कि अब मेन रोड से सर्विस लेन में लाने की सरकार की पूरी तैयारी। बिल्कुल, अब यमुना सफाई के लिए भी बड़े प्रोजेक्ट लाया जाएगा और घर घर सोलर पैनल लगाने की भी सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि आने वाले समय में दिल्ली की हवा और माहौल दोनों बदलने की कोशिश की जाएगी इस बजट के जरिए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ खास रहने वाला है। महिलाओं के लिए भी ये बजट खास होने वाला है, क्योंकि इस बजट में महिलाओं के लिए भी बड़ी सौगात की उम्मीद जताई जा रही है। 2500 प्रति माह की आर्थिक सहायता जारी कर सकती है सरकार। ज्यादा महिलाओं को इस योजना में जोड़ा जा सकता है और इसी के साथ साथ सेफ सिटी के तहत 10,000 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि जो महिलाएं हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। अब जिस तरीके से माहौल है देखने को मिल रहा है, और एक रिपोर्ट भी सामने आई थी पिछले दिनों, जो लोगों की चिंता उससे बढ़ गई थी, लेकिन अब इसी को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लड़कियों की सुरक्षा के लिए सिटी में 10,000 नए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे और साथ ही साथ स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई जाएगी। यानी कि सुरक्षा भी और आत्मनिर्भरता दोनों पर ही इस बजट में हो सकता है कि फोकस किया जाए। और बात इंफ्रास्ट्रक्चर की करें तो जैसे कि सोनाली ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में इस खबर को लेकर बताया कि भाई वर्ल्ड क्लास से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत भी है और हम उसे बनाने के लिए इस बजट में प्रावधान भी करने वाले हैं। अब ऐसे में दिल्ली की रफ्तार बढ़ाने के लिए सीधे तौर पर अब डिंजेशन प्लान यानी कि जाम से राहत देने के लिए भी अब कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की जब आप बात करते हैं तो इसमें आपका दिल्ली मेट्रो भी आ जाता है, आपके रोड्स भी आ जाते हैं, आपके सरकारी विभाग भी आ जाते हैं, मंत्रालय में सभी चीज़ें इसमें जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, मेन तौर पर आप उसी चीज़ को कहते हैं कि भाई आपको अगर इंफ्रा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो आपको इन चीज़ों को दुरुस्त करना होगा। मेट्रो नेटवर्क को 500 किलोमीटर का विस्तार जो है वो मिल सकता है, यानी कि 500 किलोमीटर तक का विस्तार अगर मिलेगा तो कनेक्टिविटी अच्छी होगी। नए फ्लाईओवर्स और रोड प्रोजेक्ट्स जो है वो बनेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया कि इंफ्रा में विकास करने की सरकार सोच रही है। नरेला में अब 1300 करोड़ का एजुकेशन हब भी आने वाले समय में बनने जा रहा है। इस बजट को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें अलॉटमेंट हो सकता है। मतलब साफ है कि सफर आसान होगा, समय की बचत होगी और इसी के साथ साथ सरकार की तरफ से कोशिश की जाएगी कि कनेक्टिविटी सही हो, लोग जाम में ना फंसे। वहीं पर युवा और जो लोग बेरोजगार हैं उन पर भी इस बजट में फोकस किया जाएगा। अब आज बजट पेश हो जाएगा, अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ खास रहने वाला है महिलाओं के लिए। अब जिस तरीके से ग्रीन बजट कहा जा रहा है, इसमें क्या कुछ प्रदूषण को कम करने के लिए कितना बजट आवंटित किया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। अब चलिए इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं बसंत, और एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई यह खबर है, जहां पर अब प्रोटेस्ट प्लान भी बिना परमिशन के नहीं चलेगा। सही सुना आपने, कैंपस में धरना देना हो, नारे लगाने हो या फिर जुलूस निकालना हो, अब पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, वो भी पूरे 72 घंटे पहले। यानी कि ड्यू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, नारे लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले फॉर्म भरना होगा 72 घंटे पहले। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर भाई प्रदर्शन करना है तो 72 घंटे पहले आपको सूचित करना होगा। और इसमें एक लॉजिक ये भी आपका है कि आपको केवल हार्ड कॉपी के माध्यम से अपना आवेदन देना है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने मेल कर दिया कि हम प्रदर्शन करने वाले वो चल जाएगा, नहीं नहीं नहीं, आपको हार्ड कॉपी सबमिट करानी होगी कि भाई हमारा प्रदर्शन रहने वाला है, हम इतने लोग प्रदर्शन करेंगे, इस मामले को लेकर प्रदर्शन होगा। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट है वो तय करेगा कि आर यू एलिजिबल फॉर प्रोटेस्ट और नॉट। अब ऐसे में क्योंकि जब प्रदर्शन होता है, हम देखते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रदर्शन कभी कभी होता है ये है कि उसमें आउटसाइडर्स की भी एंट्री देखी जाती है, जो जिनका दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी के मुद्दों से लेना देना नहीं है। भाई आखिर आउटसाइडर्स क्यों? तो यहाँ पर अब प्रोक्टर ऑफिस ने साफ कर दिया है कि बिना लिखित अनुमति के कोई आंदोलन नहीं होगा। नो एंट्री जोन में ये आंदोलन चले जाएंगे। और मजेदार बात ये है कि भाई व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डालकर और इंस्टा स्टोरी लगाकर इजाजत नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप प्रदर्शन को लेकर सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से या फिर जो सॉफ्ट आपके मीडियम्स होते हैं सोशल मीडिया पर, आप उनके माध्यम से परमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ सिर्फ हार्ड कॉपी चलेगी, यानी कि पुराना स्कूल वाला सिस्टम अब होगा।
अब इतना ही नहीं, अब बाहरी दोस्तों को भी गेट अपीयरेंस नहीं मिलेगी। जैसा कि अभी बसंत ने भी कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो लोग भी प्रोटेस्ट करने आ जाते थे जिनका दिल्ली यूनिवर्सिटी के मुद्दों से कोई वास्ता नहीं है। अब इस पर भी रोक लगाई गई है, सिर्फ डीयू फैमिली ही हिस्सा लेगी। प्रशासन का इस पर कहना है कि ये सब कैंपस में शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन छात्रों के लिए ये थोड़ा पेपर वर्क वाला प्रोटेस्ट जरूर बन जाएगा। यानी कि अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो उसके पहले आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, आपको 72 घंटे पहले फॉर्म भरना होगा। सोशल मीडिया के जरिए अगर आप इन्फॉर्म कर रहे हैं तो ये सब नहीं चलेगा। अगर आप प्रोटेस्ट करने के लिए और भीड़ बढ़ाने के लिए अपने बाहरी दोस्तों को बुला रहे हैं तो ये भी अब नहीं चलने वाला है। अब आपको 72 घंटे पहले बकायदा फॉर्म भर के आपको जानकारी देनी होगी और बाहर से आप अपने दोस्तों को अब डीयू में प्रोटेस्ट के लिए नहीं बुला सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है भी, क्योंकि आप आउटसाइडर की एंट्री जो है वो बैन कर रहे हैं वो किसी प्रोटेस्ट को लेकर, और मुझे लगता है बहुत जरूरी है क्योंकि ये देखने को मिलता है कॉलेजेस में, कैंपस में लोग टाइम पास करने के लिए प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं। भाई जब उन्हें कुछ मिलता नहीं है करने के लिए, कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है तो उनके हाथ भी उठाने लगते हैं नारों में। जो नारे लगाए जा रहे हैं वो भी अपने आप हाथ उठाने लगते हैं कि हाँ भाई हम भी तुम्हारे साथ है, चलो तुम आगे बढ़ो। अब उन्हें पता नहीं है कि किस चीज को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, क्या मांग है। और कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि अगर आप प्रोटेस्ट में जाएंगे सोनाली, आप वहां पर जो सबसे पहली सफ में जो लोग होते हैं, यानी कि पहली कतार में जो लोग होते हैं, आप उनसे पूछेंगे अभी आपकी क्या मांगे, हो सकता है कि वो आपको मांग बता दें कि हाँ भाई हम इस चीज को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आप पहली लाइन को छोड़ के जब किसी आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति चल रहा होता है, नार लगाते हैं, उनसे जब आप पूछते हैं कि भाई किस चीज को लेकर ये प्रोटेस्ट हो रहा है, उन्हें ये नहीं पता होता कि भाई किस चीज को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी मांग क्या है। और बस वो एक भीड़ का हिस्सा होते हैं। तो इसीलिए भी ताकि माहौल इस तरीके से ना हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऐसे टाइम पास के लिए प्रोटेस्ट में शामिल हो पड़ते हैं। चलिए तो थोड़ा 1-1.5 घंटे के लिए थोड़ा आपको किक मिल जाएगा, चलो थोड़ा टाइम पास करते हैं, तो उस टाइम पास पर भी ब्रेक लगा दिया गया। और ज़रूरत ये है कि आउटसाइडर्स की एंट्री प्रोटेस्ट में बिल्कुल भी ना हो, ये अच्छी बात है। अगर नियम तोड़ा गया तो भाई सीधा एक्शन होगा। तो अब नारे लगाने से पहले अपनी फाइल तैयार रखें जिसमें आपको विवरण देना होगा। नारे किस परिप्रेक्ष्य में लगेंगे, कितने लोग लगाएंगे, किस समय लगाएंगे और कहां लगाएंगे। तो अब देखिए, हार्ड कॉपी में आवेदन अनिवार्य होगा। नोटिस पर स्पष्ट किया गया है कि आवेदन केवल हार्ड कॉपी के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा। जैसे कि अभी बसंत ने भी बताया, आयोजकों को स्वयं उपस्थित होकर हस्ताक्षरित आवेदन जमा करना होगा, यानी कि आपको साइन भी करना होगा और उसके बाद आप ये फॉर्म जो है, ये आवेदन जो है वो आप जमा कर सकेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक संचार, जैसे कि सोशल मीडिया पोस्ट हो गया, व्हाट्सएप मैसेज हो गया, पोस्टर हो गया या पैम्पलेट हो गया, आधिकारिक अनुमति नहीं माना जाएगा। केवल लिखित स्वीकृति ही मान्य होगी। यानी कि अब अगर आपको प्रोटेस्ट करना है, आप सबसे पहले हार्ड कॉपी आप लेके जाइए, फॉर्म फिल करिए, साइन कीजिए, दीजिए, अनुमति लीजिए और उसके बाद ही आप ये प्रोटेस्ट यहाँ पर कर सकते हैं डीयू में। अगर आप पूरी प्रक्रिया नहीं फॉलो करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, तो प्रोटेस्ट आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुना, दिल्ली और हरियाणा के बीच रोजाना जाम से जूझने वाले लाखों लोगों के लिए अब बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। उत्तरी दिल्ली में एक ऐसा प्रोजेक्ट आने वाला है जो सफर को न सिर्फ आसान बनाएगा बल्कि पूरी तरह से सिग्नल फ्री और सुपर फास्ट भी कर देगा। अब पूरा प्रोजेक्ट क्या है ये भी जरा हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। दिल्ली सरकार अब इंद्रलोक से बवाना UER 2 तक करीब 16 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की तैयारी में है। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 47,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और इस कॉरिडोर की सबसे खास बात क्या है वो भी जरा हमारे दर्शकों को बसंत बता दीजिए। बिल्कुल, और खास बात तो मैं बताऊंगा इस सोनाली, लेकिन उससे पहले मैं ये सोच रहा था कि मैं प्रार्थना कर रहा था इससे पहले कि भाई ये जल्द से जल्द एक बन के अगर पूरा हो जाए तो कितना अच्छा हो, मेरा सफ़र भी थोड़ा आसान हो जाए। क्योंकि जाम से जो लोग जूझते हैं, जब आप हरियाणा से आते हैं दिल्ली की तरफ एंट्री करते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं एक भागीदारिता मेरी भी है, जो ये सोच रहा होता है कि क्या सरकार कुछ कर रही है कि भाई मेरी गाड़ी नॉन स्टॉप दिल्ली में एंटर हो जाए बिना किसी जाम के, जब आप करनाल बाईपास से आ रहे होते हैं। हालांकि करनाल बाईपास की तरफ से अब करनाल बाईपास से पहले ही अब गुरुग्राम के लिए तो अब एक अंडरपास दे दिया गया है, वो तो एक अच्छी बात है। लेकिन अब जो अहम बात है जो आपको हमें बतानी है वो बताते हैं। पूरी तरह से एलिवेटेड, यानी कि
ऊपर वाला रोड होगा। आप कहते हैं ना कि भाई फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी गाड़ी लेकर कहीं निकल रहे हैं तो आपको अगर कोई फ्लाईओवर नज़र आता है और आप ये सोचते हैं कि भाई ये ऊपर वाला रोड आखिर जा कहाँ रहा है, तो वो ऊपर वाला रोड उसके माध्यम से आपकी एंट्री होगी, सिग्नल फ्री सफर रहेगा, हाई स्पीड कनेक्टिविटी होगी। इसके अलावा इसका जो निर्माण है NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI द्वारा किया जाएगा, अब जिससे ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का भी रहने वाला है, क्योंकि NHAI का मतलब आपको पता है कि वर्ल्ड क्लास रोड बनाता है NHAI। हरियाणा की NOC बहुत ज़्यादा अहम है, और वो क्यों, वो आपको बताते हैं। देखिए, इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा मुनक नहर के ऊपर से गुजरेगा और इस नहर का कंट्रोल हरियाणा सरकार के पास है। इसीलिए हरियाणा से NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूरी है। बिना NOC को काम जो है वो शुरू नहीं हो सकता है। और अच्छी बात तो ये है बसंत की हरियाणा सरकार ने जल्द NOC देने का भरोसा भी दिया है, जिससे प्रोजेक्ट में तेजी आने वाली है। यानी कि आप जैसे जो लोग हैं जो सफर करते हैं दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, उनके लिए ये सफर जो है वो बहुत जल्द आसान होने वाला है। और क्योंकि जब सरकारी कोई कामकाज होता है तो उसकी कितनी ज़्यादा स्पीड होती है ये भी मुझे अच्छे तरीके से पता है। फॉर एग्जांपल अगर आज यहाँ से कोई रोड बनना शुरू हो जाए और अगर आज दिल्ली से कोई हरियाणा के लिए रोड बनना शुरू हो जाए और वो भी एलिवेटेड रोड, तो मैं कल्पना कर सकता हूँ कि उसमें कितना समय लगेगा। लेकिन वही बात है कि भाई एक कहावत सुनी होगी आपने कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और उसी देर का शिकार अभी फिलहाल है। लेकिन अंधेर कब खत्म होगा और कब मिनटों में सफर तय होगा ये भी आने वाले समय में पता चलेगा। किन इलाकों को फायदा मिलेगा वो जरा जल्दी से बताते हैं। इस कॉरिडोर के बनने के बाद कई बड़े इलाके हैं जिनकी तस्वीर बदलने वाली है भाई। सबसे पहला इंद्रलोक, दूसरा सराय रोहिला, इसके बाद केशवपुरम, त्रिनगर, शालीमार बाग, उसके बाद रोहिणी की बात अगर आप कर लें, क्योंकि रोहिणी तो जाहिर सी बात है हरियाणा के बिल्कुल टच में ही लगता है, कंझावला है, उसके बाद बवाना है, ये तमाम इलाके। और इन इलाकों के लोगों को रोजाना के भारी ट्रैफिक जाम से छुटकारा भी मिलने वाला है। तो सफर कितना आसान होगा ये भी जरा जान लीजिए। देखिए, घंटों ट्रैफिक में फंसना पड़ता था लोगों को, सिग्नल और जाम से उनको देरी होती थी, अभी भी होती है, अभी भी होती है बिल्कुल। अब इस कॉरिडोर के बनने के बाद जब ये कॉरिडोर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा, और जैसा बसंत ने अभी जिक्र किया कि समय कितना लगेगा, लेकिन जब ये कॉरिडोर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो बिना रुके आप सफर कर सकते हैं। यानी कि आप अब कम समय में आप सिग्नल फ्री तरीके से आप आसानी से आप दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा का सफर आप तय कर पाएंगे। और ये रोड कब तक बनेगा ये तो भविष्य के घर में है, लेकिन अभी फिलहाल इस रोड बनने की खबर को मैं विराम देते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था का जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक गंभीर रिपोर्ट सामने आई है जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। अपने आप में बहुत गंभीर है। विधानसभा में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी कि PAC की रिपोर्ट पेश की गई। इसमें 2016 से 2022 के परफॉर्मेंस ऑडिट के आधार पर यह दावा किया गया कि फंड उपलब्ध होने के बावजूद भी स्वास्थ्य परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं की गई। रिपोर्ट को PAC अध्यक्ष अजय महावर ने टेबल किया सदन में, और इसमें कहा गया कि बजट का पूरा उपयोग नहीं हुआ है। कई मामलों में फंड लैप्स हो गए। अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, दवाओं और उपकरणों की कमी ने हालात और भी बिगाड़ दिए हैं। इतना ही नहीं, नए अस्पतालों के निर्माण में देरी और केंद्रीय योजनाओं की कमजोर क्रियान्वयन यानी कि जो काम है वो काफी धीमी गति से चल रही है, इसका भी अब प्रभाव देखने को मिला है। PAC ने अब स्वास्थ्य विभाग से 31 जुलाई तक एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। बिल्कुल, और दवाओं की, स्टाफ की कमी से जूझते हुए अस्पताल अब सीधे तौर पर दिल्ली में अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, नर्सिंग स्टाफ की कमी है, दवाओं, मेडिकल उपकरणों की उपलब्धता भी बहुत ज्यादा पर्याप्त नहीं है। परेशान कौन है? परेशान है मरीज। अब ऐसे में 31 जुलाई तक जैसा कि बताया कि स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है, तो अब देखने की बात यह है कि अब केंद्र के साथ मिलकर केंद्रीय योजनाओं का, स्वास्थ्य योजनाओं का, परियोजनाओं का क्रियान्वयन किस तरीके से देखने को मिलेगा ये भी अब देखा जाएगा। बिल्कुल। अब चलिए इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और अपने दर्शकों को मौसम का हाल भी बता देते हैं। मौसम को लेकर के क्या कुछ अपडेट है वो भी बता देते हैं। तो दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से मौसम ने राहत दी। हल्की बारिश और बादलों की वजह से गर्मी से राहत मिली है, लेकिन अब इसको लेकर के नया अपडेट सामने आया है कि 48 घंटे के बाद यानी कि गुरुवार के आसपास मौसम एक बार फिर बदल सकता है।
क्या होगा वो भी जरा बता दीजिए। बिल्कुल, जो क्या होगा वो तो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले भी मेरे मन में एक चीज़ आ रही थी। हम ये कहते हैं ना कि भाई आपको जब बहुत एक लंबी छलांग लगानी हो तो आपको थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है। मुझे लगता है कि गर्मी उसी लंबी छलांग के लिए थोड़ा सा पीछे हटी है, क्योंकि अब एक बहुत लंबी और ऊंची छलांग गर्मी भी लगाने वाली है। तो क्या रहेगा मौसम? आसमान में बादल छाए रहेंगे, हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है अगर मौसम आपके ऊपर ज़्यादा मेहरबान हुआ तो अब कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं देखने को मिल सकती हैं। हवाएं दिखेंगी नहीं, महसूस होंगी, लेकिन गरज चमक के साथ आपको जो है वो एक ठंडक का एहसास भी देखने को मिल सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको हवाएं भी चलती हुई नजर आने लगे, ऐसा नहीं होगा। मौसम जो है वो बदल क्यों रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो कि पहाड़ों में पूरे तरीके से एक्टिव होकर उत्तर भारत के मौसम को प्रभावित कर रहा है। अब ऐसे में दिल्ली वालों के लिए इसका मतलब आखिर क्या है वो जान लीजिए जरा। दिन में मौसम सुहाना रहेगा, हालांकि पिछले दिनों बारिश देखने को मिली थी, कल की बात है। अब ऐसे में मौसम सुहाना है, लेकिन आज थोड़ी धूप जरूर है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो स्टार्टिंग के मार्च महीने में हमने गर्मी देखी थी, हो सकता है वो हो, क्योंकि लोग अब चिंतित थे आने वाले दिनों के लिए कि आगे अगर मार्च के बाद अप्रैल जून जुलाई की बात करें तब क्या होगा। बिल्कुल, अभी फिलहाल रातें तो ठंडी हो रही हैं, लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग भी बहुत ज्यादा ठंड आपको महसूस होती है। तो ये तो रही मौसम की बात। तो चलिए अब पेट्रोल और डीजल के मौसम की बात कर लेते हैं भाई, क्योंकि राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत है 94 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से। डीजल की कीमत है 87 रुपए 67 पैसे। सीएनजी के दाम है 77 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। आगे बताते हैं। तो नोएडा की अगर बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 94.74 पर लीटर। डीजल की कीमत की बात करें तो 88.19 प्रति लीटर है, और सीएनजी की कीमत की बात करें तो यह है 85.70 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। गुरुग्राम की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 95.39 पर लीटर के हिसाब से। डीजल की कीमत की बात करें तो 87.60 प्रति लीटर है, और सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये है 82.12 पर किलोग्राम के हिसाब से। और भाई जब से ईरान और इजराइल अमेरिका की गहमा गहमी चल रही है, एक स्पेशल इंटरेस्ट पेट्रोल डीजल में लोगों का पैदा हो गया है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात सोने चांदी की करेंगे। सोने और चांदी की कीमतें जिसने अब लोगों को बहुत ज्यादा पिछले कुछ समय से असमंजस में डाला है। गोल्ड की कीमतें हैं 1,39,260 रुपए प्रति 10 ग्राम, और चांदी की कीमतें सोनाली आप बता दीजिए। चांदी की कीमत है 2,19,300 रुपए पर केजी के हिसाब से। हालांकि ज्यादा को उतार चढ़ाव तो देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों से जो सोने की कीमत है वो घटती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। बिल्कुल सही कहा। लोगों का अनुमान था कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में वैश्विक जो मिडिल ईस्ट में हालात बने हुए हैं उसके हिसाब से तो सोने चांदी के रेट बढ़ने थे, लेकिन अभी ज्यादा कुछ घरेलू बाजार में इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है।